हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइनेमेटिक्स में लॉज ऑफ मोशंस में न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करें। और इस डिस्कशंस में हम लोग न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो फोर्स से ही रिलेटेड है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम इससे एक्सेलरेशंस को निकालेंगे तो एक्सेलरेशंस क्या होगा, फोर्स बाय एम, वेयर मास इज कांस्टेंट। जब हमारा मास कांस्टेंट होगा तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही कहा जाता है फोर्स अप्लाइड। इसी को क्या कहा जाता है, फोर्स अप्लाइड या अप्लाइड फोर्स। यही न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। इसको कैसे लिखते हैं, डेल पी बाय डेल टी इक्वल टू फोर्स, और ये फोर्स किसके बराबर होता है, एम इंटू ए के बराबर, ठीक है। यहां पर पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पी रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट को। मोमेंट बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंट को अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें तो इसको एम इंटू भी, ठीक है। अगर हम इसको और आगे लिखें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये एम ए किसके बराबर है, एफ। तो ये एफ बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल पी बाय डेल टी, और पी को हम लोग लिख सकते हैं, डेल पी को लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कि एक चेंज है मोमेंटम में, जो चेंज है इसको लिख सकते हैं एम भी माइनस एम, और ये डेल टी। एम भी क्या हो गया कि ये वेलोसिटी जो हमने लिखा फाइनल वेलोसिटी लिखा, और ये इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम इसमें से कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू बाई डेल टी। अब इसको यहां लिख सकते हैं v माइनस यू बाई डेल टी को भी हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्मॉल चेंज हुआ है टाइम का, और हम लोग पहले से जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी जो होता है वो भी एक्सेलरेशन होता है। वो बड़ा चेंज हो सकता है, ये बहुत ही स्मॉल चेंज है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब v माइनस यू बाई डेल टी को फिर उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये एम, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक्चुअल न्यूटन्स के लॉ को जानेंगे कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ एक्चुअल में है। इसके लिए हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म फॉर ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। अब इसको लिख देखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। डेल पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीपी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। और इसमें और स्मॉल चेंज कर दें, क्या करें, एक और स्मॉल चेंज करें, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं एम इंटू बी, और नीचे डी टी लिख सकते हैं। हम लोग डिफरेंशिएशन, कैलकुलस के डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि डी यू और भी के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, मास को कांस्टेंट रखेंगे, डीपी बाई डी निकाल देंगे, और फिर प्लस करेंगे, फिर भी को कांस्टेंट रखेंगे और डीएम बाई डी निकाल। ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है ये एग्जैक्ट न्यूटन सेकेंड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। न्यूटन के इस सेकेंड लॉ फॉर्मूला से हमें एक चीज क्लियर हुआ कि अब हम लोग कह सकते हैं ना, F इक्वल टू
m इंटू ए का जो यूज है, ये यूज जो करेंगे व्हेन मास इज कांस्टेंट, जब क्या हो, मास मेरा कांस्टेंट, या उसमें कहते हैं कि नो चेंज ऑफ मास, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नो चेंज ऑफ मास। ठीक है, लेकिन हमने जो सेकेंड लॉ से जो फॉर्मूला निकाला F इक्वल टू डेल पी बाय डी टी, डेल टी, इससे जो फॉर्मूला निकाला हमने, क्या निकाला, m, इससे जो हमने और निकाला, इसमें क्या कहा, ये डी पी बाई डी टी कहा, और इसको जब हमने ब्रेक किया तो ये मेरा निकला m डी वी बाई डी टी, अब प्लस हो गया v टी एम बाय, इस फॉर्मूला का यूज जो है वहां करेंगे जो मेरा मास चेंज, इसका यूज कहां करेंगे, यूज व्हेन मास चेंजेज, जब मास चेंज। ठीक है, इन दोनों चीज को हम लोग दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल है हमारा कि अगर मेरे पास कोई रॉकेट है, ठीक है, इस तरह का रॉकेट होता है, और इसमें जो फ्यूल भरा जाता है उसका कुछ मास होता है, तो जब हम इस रॉकेट को बर्न करते हैं तो उससे एग्जॉस्ट होता है, उससे क्या होता है, और वो गैस के रूप में एग्जॉस्ट होता है, वो गैस के, और वो गैस के रूप में जब एग्जॉस्ट होगा तो उसमें जो मासेस है या लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो क्या मतलब हुआ कि m जो है वो चेंज हो जाएगा m0 के रूप, और m जो है m0 के चेंज में हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि m यहाँ पर क्या है, एक्चुअल मास, और m0 क्या हो गया हमारा, ये हमारा रेस्ट मास हुआ। और ऐसे केस में हम क्या पाते हैं कि जब मास में चेंज होता है, ऐसे केस में हम लोग जब क्या पाते हैं कि जब मास में चेंज होगा, ये चेंज करेगा, तो ऐसे केस में उसका मास जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है? ये बात सही, जब उसके मास में चेंजेस होगा तो वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे केस में जब मास चेंज होगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पर यूज करेंगे F इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी, न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट स्पीड जो है v जो है वो टेंस टू c के बराबर हो जाए, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास हो जाए, या वेलोसिटी ऑफ लाइट से एटलीस्ट हाफ भी हो जाए, तो हम लोग पाते हैं कि देन ऑब्जेक्ट मास इंक्रीज इंक्रीज, इसको हम लोग एक फॉर्मूला से समझते हैं, उसको निकालने का एक फॉर्मूला है कि m अगर मेरे पास क्या है, एक्चुअल मास है, तो वो बराबर होता है m0 रूट अंडर 1 - v² बाय c²। क्लियर है, और ये m0 क्या हो गया, ये रेस्ट मास। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट v इक्वल टू c/2, हमने v को क्या मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से हाफ स्पीड है उसका,
और इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, ये m0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - b² हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये c²/4 हो गया और इंटू c² हो गया, c² कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया m0 रूट अंडर हो गया 1 - 1/4। अब m का वैल्यू निकालेंगे तो हमको निकलेगा ये नीचे हो जाएगा 4 - 1 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा 2m0/√3, ये हमारा आएगा 2m0/√3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2m0/√3 आएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि √3 से और ये 2 है, तो इसका मतलब m का वैल्यू जो है पहले के वैल्यू से वो बढ़ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मास जो है इसका इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि मास जो है वो चेंज कर रहा है और वो चेंज करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर भी हम लोग क्या होगा, F = m × a का यूज नहीं करेंगे, नॉट करेंगे, नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ किस चीज का यूज होगा, F = ΔP/ΔT का हम लोग यूज करें, इसका यूज करें, क्योंकि मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसका यूज करें। इस केस में भी अभी हमने जो देखा, इस केस में भी यूज हम लोग इसी का करेंगे। यहां भी क्या हो रहा है कि मास चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी इसी फॉर्मूला का यूज करें। अब केस अर्थ पर आते हैं, तो ऑन अर्थ हम लोग F = m × a का करीब करीब 94 से 95% यूज करते हैं। ठीक है, यूज कर, क्योंकि यहां पर क्या होता है, मास कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन F = ΔP/ΔT का यूज करते हैं। और ये करीब करीब हम लोग 5% जगह पर इस चीज का यूज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मास क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो मास बढ़े या घटे, दोनों ही केस में हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था और उसी को थोड़ा हमने डिस्कस किया, और अगले क्लास में अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आज का क्लास आज हम यहीं तक रखते हैं।